बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शुरू करने से पहले पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी जिनको डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी था, तो मैंने सोचा उनको थोड़ा सा डिस्कस यहाँ कर लिया जाए। पहली बात तो ये कि हम इससे पहले जो पढ़ते आए हैं उसमें ये था कि किसी भी किस्म की जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ख़ास तौर पे जब ट्रांसवर्स वेव्स हों तो वो परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेटिंग बॉडी होती हैं। जैसे सपोज़ ये वेव्स जा रही हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस तरह, और जिस चीज़ की वाइब्रेशन से ये वेव्स चल रही होंगी उसकी मूवमेंट यूँ होगी, ठीक है, इस साइड और इस साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि यहाँ एक चीज़ नहीं होती बल्कि दो फील्ड्स पैदा हो रही होती हैं। एक तो पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी ऑस्किलेशन, उसकी वाइब्रेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर तीसरी फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि वेव मोशन को लेकर जा रही होती है, और ये फील्ड जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यूँ कहें कि यहाँ तीन किस्म की चीज़ें बन रही होती हैं, जबकि यहाँ हमने इससे पहले अब तक जो हम डिस्कस करते आए थे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी और ट्रांसवर्स वेव्स में भी, उसमें हमने दो चीज़ों को सेलेक्ट किया था। एक तो वेविंग बॉडी, ठीक है, वेविंग पार्टिकल, और दूसरा वेव मोशन को, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडल वेव्स में वेव मोशन जो है वो पैरेलल होता था, जबकि ट्रांसवर्स वेव में जो है वो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद एक तीसरी फील्ड जो कि वेव मोशन की फील्ड होती है वो प्रोड्यूस होती है इसमें, ठीक है, और वो जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पिक्चर भी इसी हिसाब से बनी, आप ये देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी वेव मोशन जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर जा रही है। यही चीज़ जो है आपकी बुक में जो है डिस्कस की गई है, और इसको थोड़ा सा मैंने स्पीड के उसमें डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने कहा इसको अभी मैं डिस्कस कर लूँ। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि मैंने ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के हिसाब से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो मुख्तलिफ रेज होती हैं, लेकिन ये याद रखें कि सबसे जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, और जब से सबसे हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो गामा रेज की होती है, ठीक है। लेकिन वेव लेंथ के मामले में चूंकि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के अंदर जितनी ज़्यादा वेव्स होंगी, यानी जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इसके अंदर से 1 2 3 वेव्स गुजर रही हैं एक टाइम के दौरान, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 वेव्स के लिहाज से होगी, ठीक है। लेकिन इसी के इतनी ही डिस्टेंस में अगर एक वेव गुजर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन वेव लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ वेव लेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी वेव लेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी वेव लेंथ ज़्यादा होगी। वो इस वजह से कि जिस पॉइंट में जितनी वेव्स ज़्यादा होती हैं फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है, और वेव्स जितनी ज़्यादा होंगी वेव लेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है। यहाँ भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सिर्फ एक और आधी वेव जा रही है, जबकि यहाँ कितनी सारी वेव जा रही हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेव लेंथ कम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, वेव लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है लेकिन वेव लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि गामा रेज जो कि स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड मौजूद है इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेव लेंथ कम होती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूजेस को, ठीक है, इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि ये कहाँ कहाँ जो हैं वो यूज़ होती हैं। अच्छा, ये सोर्सेज भी इन्होंने बताए थे, तो सोर्सेज का अगर हम डिस्कशन ले तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेडियो और टीवी रेज जो हैं वो
प्रोड्यूस की जाती हैं चार्ज पॉइंट्स को एक्सेलरेट करने से। माइक्रोवेव्स जो है वो थर्मल एगिटेशन यानी थर्मल बढ़ाने से, गर्मी बढ़ाने से मुख्तलिफ तरीक़े से, और एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस को बढ़ाने से। इंफ्रारेड रेज जो है वो भी थर्मल एगिटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती हैं। विजिबल लाइट जो है वो भी थर्मल एगिटेशन से और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से प्रोड्यूस की जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो थर्मल एगिटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। एक्स रेज जो हैं वो इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके ट्रांजिशन से, और फास्ट कोलिजन, उनके आपस में ज़ोर से टकराने से पैदा की जाती है। गामा रेज जो है वो न्यूक्लियर डीके के ज़रिए की जाती है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनके यूज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है, सबसे पहले जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम है, वो है रेडियो वेव्स। और ये लॉन्ग वेवलेंथ के भी होते हैं और निस्बतन कम वेवलेंथ की भी होती हैं, जैसे कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रेडियो वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और स्टार्स जो हैं इनके नेचुरल ट्रांसमीटर हैं रेडियो वेव्स के। रेडियो वेव्स जो है वो आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियली जब ये प्रोड्यूस की जाती हैं तो इनके ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ डाटा को जो है वो वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है वो काम लेते हैं। जैसे कि लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर पे जब हम एक जगह बात कर रहे होते हैं तो उसकी रेडियो वेव्स जो हैं उसके ट्रांसमीटर तक पहुंचती हैं, जहां वो आवाज़ को जो है वेव्स में लेकर जाता है, और दूसरी जगह जब वो पहुंचती है तो वो उस डाटा को रिसीव करके ओरिजिनल साउंड की तरह उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा रेडियो वेव्स जो हैं उनमें हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स भी होती है। अच्छा, रेडियो वेव्स जो हैं वो अगर बीच में कुछ रुकावटें आएँ तो उसकी वजह से रुकते भी नहीं हैं, डिस्ट्रैक्ट होकर वो दोबारा अपने जहां उनको पहुंचना होता है वहां पहुंच जाते हैं। तो अगर बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हों, वो रुकावटें आ रही हों, पहाड़ वगैरह आ रहे हों, इमारतें वगैरह आ रही हों, तो ये रेडियो वेव्स जो हैं, जो रेडियो वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, ये इससे मुतासिर नहीं होती हैं। ठीक है, जबकि वेरी फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स जो हैं ये टेलीविज़न्स वगैरह प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होती हैं। उनके प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने के लिए इनका निस्बतन शॉर्टर वेव लेंथ होता है इन रेडियो वेव्स से। ठीक है, हैं दोनों रेडियो वेव्स लेकिन निस्बतन इनका शॉर्टर वेव लेंथ होता है। और ये जो हैं हिल्स वगैरह के, पहाड़ों वगैरह के, रुकावटों वगैरह के दरमियान से होकर अपनी मतलूबा जगह तक पहुंचने की सलाहियत नहीं रखती, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है कि इनके रास्ते में कोई ऐसी रुकावट मौजूद ना हो, ये डायरेक्ट अपने रिसीवर तक पहुँचें। ठीक है, माइक्रोवेव्स जो हैं वो इनका भी निस्बतन इन दोनों से मज़ीद और शॉर्टर वेव लेंथ होता है। ठीक है, तो ये जो है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव्स की निस्बत ज़्यादा होती है। इनका ख़ास तरीक़ेकार होता है जो जनरेट किया जाता है एक ओवन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्यूब के ज़रिए। ठीक है, जो अगर हम बात करें सैटेलाइट फ़ोन्स की तो वो माइक्रोवेव्स के ज़रिए चलते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, यानी सैटेलाइट के ज़रिए हम किसी चीज़ को जब कंट्रोल करते हैं तो वहाँ हम माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। माइक्रोवेव्स की ये ताकत है कि वो लाइट, रेन यानी कि बारिश से, क्लाउड से, स्मोक से, इसी तरह धुंध से जो है वो पेनिट्रेट हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है सैटेलाइट से आना जो है निस्बतन रेडियो वेव्स की निस्बत जो है वो आसान होता है। ठीक है, लेकिन ये वेव्स जो हैं ये हाईली डायरेक्शनल होती हैं, यानी ये ज़रूरी है कि इनके बीच में कोई ऐसी चीज़ ना आ रही हो जो इनका जो है रास्ता रोक ले, यानी इन चीज़ों की निस्बत ज़्यादा सख्त ऐसी कोई चीज़ ना आ रही हो, ज़्यादा डेंस ऐसी कोई चीज़ ना आ रही हो जो इनका रास्ता रोक ले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, IR रेज भी इनको कहते हैं, और ये इंफ्रारेड लाइट जो है ये भी कहलाती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहलाती हैं। इनका वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होता है विजिबल लाइट से। ठीक है, तो विजिबल लाइट जो है वो जो है इनसे शॉर्टर वेवलेंथ रखती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन अगर हम यहाँ देखें, पिक्चर मेरे पास है, तो ये है विजिबल लाइट। ठीक है, और ये इंफ्रारेड राइज है। तो विजिबल लाइट की जो है फ्रीक्वेंसी
इस लाइट की यानी इंफ्रारेड रेज से हाई फ्रीक्वेंसी होती है जब, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, अच्छा वेवलेंथ ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। वेवलेंथ की बात की तो वेवलेंथ भी अगर आप देखें तो इनकी वेवलेंथ जो है वो लो की तरफ है, तो लाइट, विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो कम होगी, इंफ्रारेड की ज़्यादा होगी। यहाँ पे यही बात बताई गई है कि इनकी वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल्स व्हेन दे चेंज देयर रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। जब ये अपने रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट्स जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो चेंज करते हैं तो इंफ्रारेड जो है वो रेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेज जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ख़ासतौर पर रिमोट कंट्रोल्स के अंदर, ठीक है। तो वो अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर मौजूद उनके डिटेक्टर को जो है तक पहुंचकर जो है जो भी पैगाम होता है उसको पहुंचाकर उस पर जो है वो असरअंदाज होती है। जैसे कि टीवी की अगर हम मिसाल दें, उसको खोलना हो तो हमारे पास जो उसका रिमोट होता है वो IR जो है वो वेव्स पर काम कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह टेलीविज़न्स हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स वगैरह हैं, तो जब हम उसको खोलते हैं तो वो इंफ्रारेड रेज के ज़रिए अपना डाटा जो है वो रिमोट से टेलीविज़न तक लेकर जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ह्यूमन बॉडी भी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस छोड़ती है। उसकी वजह ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और वो किसी न किसी हद तक जो है वो अपना जो है वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो है पाथ है उसको चेंज करते हैं। तो जब उससे इंफ्रारेड रेडिएशंस जो प्रोड्यूस होती हैं तो वो मुख्तलिफ जगह पर उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में या कहीं इंट्रूडर्स को, यानी कहना चाहिए उन लोगों को जिनको आने की इजाज़त ना हो, वहाँ पर अलार्म्स फिट किए जाते हैं। वो इंसान जब उनके दरमियान से गुज़रता है तो वो उसके अंदर से आने वाली इंफ्रारेड रेज को जो है वो डिटेक्ट करके वो अलार्म बजाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो है लाइट, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट भी बहुत ही ज़्यादा काम आती है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं कि वो हमें देखने में और चीज़ों को डिटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। यहाँ एक चीज़ ऑप्टिकल फाइबर्स जो है उसका जिक्र किया गया मेडिकल यूज़ में। ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म का जो कहना चाहिए पतला सा पाइप और तार होता है जो इंसानी जिस्म के अंदर जो है दाखिल करके उसका जो आला है या उसका जो कहना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट है वो एंडोस्कोपी कहलाता है। तो ये मेडिकल डिवाइस है जो इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल करके डॉक्टर्स को इस काबिल बनाती है कि वो जिस्म के अंदर, जैसा कि आपके यहाँ डायग्राम भी बनाए, ये जो है एंडोस्कोपी डाली गई है, ठीक है। ये जिस्म के अंदर आई थिंक स्टमक के अंदर कुछ तस्वीर लेने की कोशिश की जा रही है, उसको यहाँ पर जो है वो देखने की कोशिश की जा रही है। तो होता ये है कि एक एंड से दूसरा एंड पर जो है विजिबल लाइट को इस अंदाज से जो है वो पास किया जाता है कि यहाँ का डाटा जो है वो यहाँ तक पहुँचाकर और इस कहना चाहिए डिवाइस के अंदर जो है उसको विजिबल बनाती है, ठीक है। तो ये जो आला है ये एंडोस्कोपी कहलाता है और आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है जो इंसानी जिस्म के अंदर, यहाँ पर भी इसको दिखाया गया है, ये जिस्म के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। तो अंदर अगर किसी किस्म का कुछ डिफेक्ट देखना हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं ये ख़ास तौर पर वेरी हॉट ऑब्जेक्ट सच एज सन इमिट रेडिएशंस, ये रेडिएशंस छोड़ते हैं बियॉन्ड द वायलेट एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। जो वायलेट एंड होता है ये वाला एंड लाइट का, इससे आगे मज़ीद एक किस्म की जो है वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं जिनको अल्ट्रा वायलेट वेव्स या अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, ठीक है। और ये पैदा होती हैं वेरी हॉट ऑब्जेक्ट से सच एज सन, ठीक है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहलाती हैं। द अल्ट्रावायलेट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मर्करी वेपर्स इन द ट्यूब, ठीक है। मर्करी वेपर्स के दरमियान से इलेक्ट्रिक करंट को जो है पास करके भी ये प्रोड्यूस की जा सकती हैं।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 बैंड्स, इनको 3 बैंड्स में मजीद इनकी कहना चाहिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से जो है तकसीम किया गया है, जिसमें UVA टाइप, UVB टाइप, UVC टाइप मौजूद है। इनकी यहाँ पे वेवलेंथ आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। फेयर स्किन बहुत ही ज़्यादा इससे मुतासिर होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक जो है अल्ट्रावायलेट रेज में रहें तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है और स्किन डिजीज़ भी हो सकती है। सन बेड्स लिया जाता है जिसमें UVA और UVB रेडिएशंस जो है वो यूज़ होती हैं, तो उससे जो है आर्टिफिशियल आप अपने जिस्म को जो है वो कहना चाहिए कि काफ़ी देर तक सनलाइट में रख कर आप उसका मेडिकल जो है सुपरविज़न कर सकते हैं, अपने जिस्म को जो है विटामिन D पहुंचा सकते हैं, स्किन की मुख्तलिफ कंडीशंस को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इसका ख़ास तरीक़ेकार होता है और इसमें सिर्फ UVA और UVB जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ की जो हैं अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ बताए, फ्लोरेसेंट व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन अल्ट्रावायलेट रेज, जब मुख्तलिफ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो कुछ लाइट जो है वो इमिट करते हैं। वो लाइट ऐसी होती है कि वो आँखों को चुभती नहीं है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली नहीं होती। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो है अल्ट्रावायलेट रेज को फिर बाद में जो है वो लाइट को जो है कि फॉर्म में उसको छोड़ने का जो फिनोमिना ये कहलाता है फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये ख़ास तौर पर डायमंड, रूबी, इस किस्म के जो कहना चाहिए जेवरात हैं उनके अंदर होता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज को जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कम लाइट में इनकी चमक जो है वो बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है और आँखों को चुभती नहीं है बल्कि अच्छी लगती है। ठीक है, आगे मज़ीद ये बताया फ्लोरेसेंट लैम्प इस्तेमाल होते हैं घरों के अंदर मुख्तलिफ जगह पर, तो उससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज को जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब लाइट थोड़ी कम होती है और या दुकानों वगैरह के अंदर अंधेरे वगैरह में कम लाइट में जब उनको रखा जाता है तो वो डेकोरेटिंग पर्पसेस में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो खूबसूरत लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को भी किल करने में काम आते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग UVB और UVC रेडिएशंस आर यूज्ड टू स्टेरिलाइज फूड को जो है संभालने में, इसी तरह मेडिकल इक्विपमेंट्स को संभालने में जो है वो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो है एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए जब वो अपनी एनर्जी क्विकली लूज करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होता है, इन एन एक्सरे ट्यूब द रेडिएशन इज गिवन ऑफ व्हेन अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट द मेटल टारगेट। ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो है रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है जब एक तेज़ी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है किसी मेटल के साथ टकराता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है, तो वहाँ एक्सरेज जो हैं वो पैदा होती हैं। द लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये जिस्म के अंदर घुस जाती हैं, यहाँ तक कि जिस्म के गोश्त के अंदर घुसती हैं लेकिन हड्डियों में नहीं जाती। ठीक है, तो इसलिए ये इस्तेमाल होती हैं इन द मेडिकल फील्ड, मेडिकल इमेजिंग फील्ड, मेडिकल की लाइन में जो है इमेजिंग फील्ड में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। रेडियोलॉजिस्ट यूज़ लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज, रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक्सरेज को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इमेज हासिल करने के लिए, जब उन्होंने देखना हो कि हड्डी टूटी तो नहीं है, ठीक है, या टूथ जो है दांत जो है वो ख़राब तो नहीं हुआ, या मुख्तलिफ कहीं ट्यूमर्स वगैरह तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा इससे हाई क्वालिटी एक और चीज़ जो है जो 3D तौर पर इस्तेमाल होती है, जो कि 3D इमेज लेती है, वो है CT, जिसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। ये स्कैन आम है आजकल। ठीक है, तो CT स्कैन इज़ अ कंप्यूटेशनल डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्टिंग डिजीज़ एंड इंजरीज़, मुख्तलिफ डिजीज़ और इंजरीज़ के देखने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और ये जो टारगेट होता है, टारगेटेड ऑर्गन जो होता है, जिस ऑर्गन की CT ली जाती है, तो उसका 3D इमेज लेने की भी सलाहियत रखता है, यहाँ तक कि आप उसको हर जाविये से जो है उसकी इंजरी या उसकी डिजीज़ को देख सकते हैं। इट यूजेस अ सीरीज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज एंड अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस अ 3D इमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन्स। ठीक है, रेडिएशन थेरापी इज़ अ कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, रेडिएशन के ज़रिए थेरापी होती है, कैंसर ट्रीटमेंट होती है, दैट यूजेस कंट्रोल डोजेस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं और ये जिस्म के अंदर जो है कैंसर के सेल्स को जो है या तो किल कर देती हैं या श्रिंक कर देती हैं। ठीक है,
इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए जो है मटेरियल्स को इंस्पेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जहाँ डिफेक्ट होता है वहाँ से एक्सरे पास हो जाती है और पता चल जाता है कि कोई भी मटेरियल या कोई भी मेटल जो है वो यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है। वो जब जहाँ से एक्सरे गुजरती है वो चीज़ वाज़े हो जाती है इमेजिंग में, ठीक है, और उसके ज़रिए पता चल जाता है कि आया कोई डिफेक्ट मौजूद है या नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज, गामा रेज जो हैं वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स से पैदा होती हैं, ठीक है। वो चीज़ें, वो मटीरियल्स, वो मेटल्स या वो नॉन मेटल्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनसे पैदा होती हैं। दे आर प्रोड्यूस व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल एटम्स डीके, ठीक है। ऐसा एटम जो कि स्टेबल नहीं होता उसके न्यूक्लियस जो है वो डीके होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। तो वो इनटू अ स्टेबल न्यूक्लियस, वो स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जाता है तो एनर्जी लूज़ करता है। दे टेंड टू हैव हाई एनर्जी, इनकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है एक्स रेज के मुकाबले में। गामा रेज आर यूज टू ट्रीट कैंसर, ये इस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पर कैंसर को ट्रीट करने के लिए। दीज हाई एनर्जी रेज आर डायरेक्टेड एट द कैंसरस ट्यूमर टू किल कैंसर सेल्स इन ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो ये इनको डायरेक्ट किया जाता है, इनको उस लिहाज से डाला जाता है जिस्म के अंदर जहाँ कैंसर के जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको किल करने में इसका इस्तेमाल होता है। द गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, ये ख़ास किस्म की रेडियो सर्जरी है जिसमें बहुत ही पतली, बहुत ही कहना चाहिए कि कंट्रोल्ड जो है रेज इस्तेमाल की जाती हैं गामा रेज की, और वो ब्रेन ट्यूमर्स को ख़ास तौर पर जो है वो तबाह करने के काम आती हैं। इससे ये होता है कि ब्रेन जहाँ ट्यूमर मौजूद होता है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, उससे सराउंडिंग जो है जो सेल्स, जो जिंदा और कारामद सेल्स होते हैं उनको कम से कम नुकसान होता है, ठीक है। पेट स्कैन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इज़ अ फंक्शनल मेडिकल इमेजिंग मेथड। ये एक फंक्शनल मेडिकल इमेजिंग मेथड है जो फंक्शनल से मुराद जो आजकल इस्तेमाल भी हो रहा है। इन अ पेट स्कैन, पेट स्कैन के अंदर शॉर्ट लिव्ड पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो एक्टिव सैम्पलिंग टेकन सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक ऐसा रेडियो एक्टिव सैंपल लिया जाता है जो कि पॉजिट्रॉन पैदा कर सकता है, ठीक है। उसको इंजेक्ट किया जाता है मरीज़ के जिस्म के अंदर, और ख़ास तौर पर ये ब्रेन के फंक्शंस को जो है और कैंसर के जो सेल्स जो हैं उनको देखने के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। वो जाकर ख़ास किस्म के आइसोटोप्स जो कि प्रोटीन और ग्लूकोज या शुगर के हो सकते हैं उनके साथ जाकर जो है वो अटैच हो जाता है, और अटैच होने के साथ साथ जो है वो उसके बाद जो है वो उनके ज़रिए जो है अटैच होने के बाद पॉजिट्रॉन को और गामा रेज को जो है वो इमिट करता है पूरे जिस्म से, ठीक है। खून के जो कैपिलरीज हैं उनके साथ साथ ये जो भी सैंपल है ये डाला जाता है और ये पूरे जिस्म में फैल जाता है। पूरे जिस्म में पर्टिकुलर जो है वो प्रोटीन्स और पर्टिकुलर शुगर, ख़ास किस्म के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके साथ मिलकर पॉजिट्रॉन को जो है वो इमिट करता है। वो पॉजिट्रॉन जो है पूरे जिस्म के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो कोलाइड करके जो है वो रेज पैदा करते हैं जो गामा रेज होती हैं या फोटोन रेज होती हैं, ठीक है। और जब वो रेज जिस्म से बाहर निकलती हैं तो उनको जो है कंप्यूटर के अंदर डिटेक्ट किया जाता है और उनकी स्पीड और उनकी डायरेक्शंस के ज़रिए इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ट्यूमर या कैंसर सेल्स कहाँ हैं, ठीक है। तो गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड कैन पास थ्रू मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम पावर। गामा रेज यूज्ड टू रेडियोग्राफ होल्स एंड डिफेक्ट्स इन मेटल कास्टिंग। अच्छा, मेटल के लिए भी जिस तरह वो ऊपर इस्तेमाल हो रहा था, एक्स रेज वगैरह ये भी इस्तेमाल होती हैं। तो इट मीन्स कि ये मेडिकल और इंडस्ट्रियल लाइंस दोनों में इस्तेमाल होती हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो है वो यूजेस भी कर लिए और हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर भी ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह देख लेते हैं, अगर इसके वर्क एग्जांपल्स हुई तो उनको सॉल्व करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है यूनिट 13 उसको स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।